नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान की किसान यात्रा ग्रामीण भारत में किसानों के घर घर गांव-गांव तक पहुंच रही है। मकसद गांव के विकास की कहानी को समझना है। सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का जमीन पर कितना असर हो रहा है, हमारे अन्नदाताओं की जिंदगी कितनी बदली है, किसानों के सामने क्या चुनौतियां हैं, जैसे अनेकों सवालों का जवाब जानना है। अभी तक देश के करीब 20 राज्यों के गांव किसान की कहानी दिखाने के बाद आज बात दिल्ली के गांव किसान की। जी हाँ, चौंकिए नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी खेती बाड़ी होती है। यहाँ भी खेतों के बीच गांव बसता है। एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़ भाड़ वाला इलाका, तो दूसरी तरफ शांत वातावरण, फूलों की महक, गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ करीब 35,000 हेक्टेयर भूमि पर आज भी खेती फलती फूलती है। ये ठंडी हवाएं, ये खुला आसमान गांव का है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज किसान यात्रा आपको लेकर आई है दिल्ली की यात्रा कराने के लिए। आज हम दिल्ली के आसपास के गांव से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से सरकारी योजनाएं जो है धरातल तक पहुंच रही हैं, किस तरह से सुविधाएं जो है दिल्ली के आसपास गांव तक पहुंच रही हैं। क्योंकि कहते हैं कि गांव शहर से जुड़ गया है, तो क्या दिल्ली वाले गांव जो है कितने शहर बन गए हैं। अब मेरी ओर देखेंगे आप तो चारों तरफ आपको पक्की सीढ़ियां, यहाँ पर बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। ये भी एक गांव के विकास की तस्वीर है। चलिए इसी विकास को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर कितना विकास जो है सरकार की तरफ से पहुंचा है। किसान यात्रा की टीम दिल्ली के दरियागंज गांव में आ पहुंची है। इन तस्वीरों को देखकर यकीन ही नहीं होता कि तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। जहां तक नजर जाएगी दूर दूर लहलहाती फसल, खेतों में काम करते किसान। दिल्ली जैसे महानगर के बीच ये गांव बहुत खूबसूरत लग रहा है, या यूं कहें कि दिल्ली के किसानों ने शहर के बीचों बीच आज भी गांव को जिंदा कर रखा है। वही रहन सहन, वही वातावरण, वही वेशभूषा जो अमूमन बाकी राज्यों के गांव किसान की होती है। पहले कच्चा जोड़ था, खेल का मैदान नहीं था, अब खेल का मैदान भी बन गया, जोड़ भी पक्का हो गया। गवर्नमेंट ने सुविधाएं बतेरी दे दी। पढ़ाई के लिए 12वीं तक का स्कूल हो गया बच्चों का, पहले नहीं था। और जो है अभी एक नई बिल्डिंग बनाई है, उसमें भी ज़्यादा पैसा लगाया गवर्नमेंट ने और सुविधा होगी गांव के बच्चों को। राधिका जी, जो ये हमारे पीछे तालाब है, ये हमारे को बहुत फ़ायदा करता है। जैसे हमारे गांव के पूरे पशु, गांव के अंदर और कोई सुविधा नहीं है, तो यहाँ पानी पिला के ले जाते हैं, नहला के ले जाते हैं, घुमा के ले जाते हैं। इसमें हम भी, आप भी नहा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा पानी, मीठा पानी, गाँव का लेवल भी पानी का ऊपर रहता है। इससे अन्नदाता से बात करने के बाद हम आगे बढ़े तो ग्रामीण परिवेश की कुछ और झलक देखने को मिली। गांव के एक तरफ बड़ा मंदिर है, जहां ग्रामीण सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं। हमने भी भगवान के दर पर शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। दूसरी तरफ इसी गांव में बच्चों के खेलने कूदने के लिए एक बड़ा ग्राउंड विकसित किया गया है। एक अखाड़े में कुछ युवा सपाटे लगाते और कुश्ती के दांव पेच लगाते हुए दिखे। इन खिलाड़ियों से हमने बात की। बातचीत में इन्होंने जो कहा उसे जरूर सुनिए। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं कुलदीप सहरावत और मेरा गांव है दरियापुर कला, दिल्ली से। और ये हमारा अखाड़ा है दरियापुर का रेसलिंग हॉल। और यहाँ हमारे कोच साहब, पवन कोच साहब, वो यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं। और यहाँ ना युवा बहुत जागरूक हो रहा है और नशे पते से दूर होके बच्चे अपना गेम में मतलब कर रहे हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं बच्चे और कोच साहब हमारे प्रैक्टिस भी अच्छी करा रहे हैं। और मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा अपने बच्चों को ना गेम में मतलब घुसाए और फालतू की चीज़ों से बच्चे नशे पते से जैसे
आजकल ये सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, फ़ोन पे बच्चे लगे रहते हैं, तो इन चीज़ों से ये बहुत ही ख़तरनाक भयानक है सोशल मीडिया। इससे बचो फ़ोन वोन से, और अपना अखाड़े पे आके अपना व्यायाम करे और देश के लिए मेडल जीते और आगे बढ़े। फ़ोन सोशल मीडिया बहुत ही गंदी चीज़ है। इसको ना, इसमें अच्छी चीज़ भी बुरी भी है। आप हो सके अच्छी चीज़ों को देखें और बुरी चीज़ों से बचे, और इस फ़ोन से हो सके तो दूर ही रहो, क्योंकि इसमें इतने गंदे रेडिएशन होते हैं, ये आदमियों को बिल्कुल खोखला कर देते हैं। और आजकल तो हमारा युवा ना, छोटे बच्चे जो 5-5 साल के बच्चे, उनको भी माता पिता फ़ोन दे देते हैं। यह बहुत ही भयानक है। उन बच्चों की दिमाग की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये फ़ोन से बच्चे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अखाड़े की तरफ या ग्राउंड में कहीं भी भेजे। चाहिए वो ये जरूरी नहीं वो अखाड़ा ही करे, वो दौड़ करे, कुछ भी करे, और कोई गेम करे, बास्केटबॉल करे, फुटबॉल करे, कुछ भी करे तो ज़रूर करे। और फ़ोनों से बचो और अपने बच्चों को ना स्वस्थ बनाओ, और ये फ़ोनों से बिल्कुल दूर रखो। और हमारे गांव के बहुत बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। एक उमेश सहरावत है, उन्होंने 3 बार इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत चुके हैं, और कई सीनियर प्रतियोगिता और जूनियर में भी बहुत मेडल जीत चुके हैं। और एक लक्ष्य सहरावत 125 किलोग्राम में, उन्होंने अभी फ़िलहाल ये सीनियर नेशनल हुआ था ना, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है नेशनल प्रतियोगिता में। और एक और है दीपांशु सहरावत, उन्होंने भी जूनियर लेवल पे मतलब बहुत मेडल जीते हैं। वो लड़का भी बहुत अच्छा है। और भी अन्य बच्चे हैं। एक लड़का और हमारे यहाँ 40 किलो में भी दंगल हुआ था, उन्होंने 40 किलो में दिल्ली बाल केसरिया खिताब जीता है, जो यहाँ पवन कोच साहब के पास करते हैं। तो बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, छोटे भी बड़े भी। और मैं तो यही कहूँगा, हर एक गाँव में अखाड़े खुलने चाहिए और बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ ऐसा ही कहना है गांव के किसान योगेंद्र सिंह का। योगेंद्र ने कहा, बच्चों और युवाओं को सोशल मीडिया ने अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है। इतना बड़ा खेल का मैदान विकसित होने के बावजूद गांव के युवा और बच्चे उस तादाद में खेलने कूदने नहीं आते जितना आना चाहिए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह, गांव में मुझे सिर्फ जोगी मास्टर के नाम से जानते हैं। 10-12 साल पहले हम यहाँ आना शुरू करा, तब सिर्फ एक ही पेड़ था इस ग्राउंड में, उस कोने में। आज जो ये पेड़ लगा है, 4-5-10 जितने भी बच्चे थे, सब ने मेहनत करके 10-12 साल में इतने पेड़ लगाए। और अब भी वहाँ पर पेड़ों की नर्सरी लगाई हुई है, 100 पेड़ वहाँ पर तैयार कर रखे हैं अभी। और 10-12 साल पहले ही फुटबॉल खेलते थे बच्चे, अब बहुत कम हो गए, सोशल मीडिया के कारण बहुत कम बच्चे आते हैं। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगा कि सोशल मीडिया को छोड़कर ग्राउंड में आए सब, जिससे बच्चों की सेहत अच्छी हो, उनका मानसिक संतुलन भी ठीक रहे। मेरा मानना है कि कहते हैं कि भाई स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का दिमाग होता है। तो सब बच्चे यहाँ पर आए, ग्राउंड में आए, सबके लिए यहाँ खेलने की प्रबंध है। कुछ भी खेलो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन ग्राउंड में हर एक बच्चे को आना चाहिए, छुट्टी में खासकर। अब की बार छुट्टियों में हम कैंप लगाने जा रहे हैं फुटबॉल के लिए, या कोई भी बच्चा आके फुटबॉल खेल सके, उसके लिए कोच का प्रबंध होगा, किट का प्रबंध होगा, और सब ड्रेस वगैरह हम अपनी तरफ से देंगे सबको। तो कोई भी आके यहाँ पर खेल सकता है। सबको मेरी यही प्रार्थना कि सब बच्चे यहाँ आएँ और खेलें। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण, भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। गांव के किसानों से बातचीत में पता चला कि यहाँ किसानों की कमाई और उनके जीवन यापन का मुख्य जरिया खेती ही है। राजधानी दिल्ली का इलाका होने के नाते गांव को तो भरपूर लाभ मिला है, मूलभूत सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि दिल्ली के किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ छोड़कर उन्हें केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार में उनके लिए कोई मंत्रालय तक नहीं है। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन गई है। किसानों को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। तो दिल्ली की किसान यात्रा को समझने के लिए दिल्ली के गांव में आगे हैं। देखिए, अभी भी चुनाव खत्म हुए हैं, अब सत्ता बदल गई है और देखते हैं कि आपने बड़े भरोसे के साथ, उम्मीद के साथ सत्ता परिवर्तन कर दी है, तो कितनी उम्मीदें हैं इस सरकार से? हमारे को काफ़ी उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि जो भारत सरकार से मिलने वाली जो भी सुविधा है वो दिल्ली के किसान को भी मिले, क्योंकि दिल्ली का किसान सभी सुविधाओं से, चाहे वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हो, फसल बीमा योजना हो या सिंचाई योजना हो, सोलर योजना हो, जितनी भी भारत सरकार की जो योजना है उनसे दिल्ली का किसान वंचित था। एक सम्मान निधि हमारे को सीधी आती है खाते में, वो हमारे को मिल रही थी। और आपने सरकार बदलने का मन क्यों बनाया? देखिए, सब कुछ इतना फ्री मिल रहा था, केजरीवाल साहब ने बहुत कुछ दिया है, मतलब दिल्ली वाले लोग कह रहे थे, तो अचानक ऐसा क्यों किया? नहीं, परेशान था, दिल्ली का किसान भी परेशान था और दिल्ली का जो भी था, क्योंकि गली नली सब कुछ बुरा हाल हो रखा था और कोई जैसे हमारी लैंड पूलिंग पॉलिसी है वो क्लियर नहीं हुई। आज दिल्ली का किसान पहले 1 एकड़ बेचता था, हरियाणा में 10 एकड़ खरीद लेता था। आज हरियाणा का किसान एक एकड़ ज़मीन खरीदता और दिल्ली में 5 एकड़ खरीदता है। तो यहाँ कोई पॉलिसी कोई उनकी क्लियर नहीं हुई, तो दिल्ली का किसान जो है ना, तो यहाँ कोई रेट मिल पाए ना कोई फार्म हाउस बन पाते। तो अब हमारे को ये आशा है कि दिल्ली में जो है कृषि का दर्जा बहाल होगा और दिल्ली में कृषि मंत्री बनेगा। भारत सरकार से मिलने वाली जो योजना है दिल्ली का किसान उनसे लाभान्वित होगा, ये हमारी पूर्ण आशा है। आपने भी वोट दे दिया होगा, कई उम्मीदें होगी आपकी भी? हाँ, बहुत सी सरकार उम्मीदों पर खरी उतरेगी? हमें लग रहा है कि ये सरकार खरी उतरेगी, इसीलिए हमने वोट किया है इनको, क्योंकि केजरीवाल से हम तंग आ चुके थे। उसने कोई डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं किया। फ्री की चीज़ें हमें नहीं चाहिए। फ्री की जो सुविधाएं हैं वो हम अपना खुद कमा के खा लेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो हमें मतलब फ्री ना हो, पॉलिसी स्ट्रांग हो। हाँ, पॉलिसी स्ट्रांग हो, डेवलपमेंट हो और हमारी दिल्ली का विकास हो। दिल्ली की सड़कों पे जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है कहीं बिहार में भी नहीं देखा मैंने। बिहार सुना है कि दिल्ली के बुरा हाल है। हमने सुना है कि दिल्ली के किसान नहीं कहलाते। दिल्ली के किसानों का तो 2007 में जो है ना शीला दीक्षित ने ख़त्म कर दिया था, जो कि किसान यहाँ है ही नहीं। हमारे पानी की सुविधाएं थी, जो नहरों में पानी आता था वो भी बंद कर दिया और विशेष तौर पे हमारी तरफ जो छोटी नहरें हैं उनमें पानी जाता ही नहीं है।
कोई सुविधा नहीं है, और किसानों के लिए कोई मंत्रालय नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, दिल्ली में लाखों किसान हैं, इतने बड़े एरिया जो है ना हमारा दिल्ली का किसानों से भरा पड़ा है। पहले तो पूरा किसान ही था दिल्ली में चारों तरफ, अभी तो दिल्ली बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आ गई है, लेकिन किसानों की सुविधाएं सारी ख़त्म कर दी, जिसमें सब्सिडी आप कह सकते हैं ट्रैक्टर पे या मशीनों पे या के पहले खाद पे हमें सब्सिडी मिलती थी, वो सब ख़त्म करके और जीरो कर दी है, क्योंकि किसानी ही नहीं रही। ना कोई मंत्री है हमारा जो ना दिल्ली सरकार में, कृषि मंत्री भी कोई नहीं है, तो इसलिए जो है ना। अच्छा, आप ये बताइए, क्या आप शिवराज सिंह चौहान साहब से मिले? हाँ, मैं 2 बार हमारी मीटिंग हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जब 109 बीजों का उद्घाटन किया था उसमें भी मैं साक्षी था। उसके बाद में भी हमने 3 सांसद थे, योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सहरावत और रामबीर बिदुड़ी, और मेरे गांव के ही जो किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के विनोद सहरावत जी भी साथ दे। और हम कई सौ किसान जब शिवराज जी के साथ में हम वहाँ उनकी कोठी पे मिले थे, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था, और उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को 1-2 लेटर भी लिखे थे, जो भारत सरकार से मिलने वाली सुविधा आप लेकर किसानों को क्यों नहीं दे रही। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनके पास कोई वो नहीं था। आज दिल्ली के किसान का जो ट्रैक्टर है वो उसके नाम नहीं हो रहा। अगर हम दिल्ली का किसान दिल्ली में ट्रैक्टर नाम करवाता हूँ, कमर्शियल में आता है, उसकी पीली प्लेट मिलती है, तो ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। और दिल्ली में जो जल भराव है, कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें कुछ भी फसल बर्बाद हो जाती है, कॉलोनियां बन गई, कॉलोनियों का पानी सीधा खेतों में आता है और खेतों में निकासी ना होने के कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे मेरे दिल्ली के कई किसान हैं, उन पे भी विचार करने की जरूरत है सरकार ने। और अब जो भारत सरकार और दिल्ली सरकार, और मैं तो कह रहा हूँ निगम में भी शायद इनकी ही सरकार बनेगी, तो ट्रिपल सरकार होगी। अब हमारे को पूर्ण आशा है कि हमारे काम होंगे जी। तो देखिए, ये दिल्ली वाले हैं और काफी परेशान थे। अब देखिए चुनाव खत्म हो गए हैं, उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है सरकार, इस पर आज बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दिल्ली वासियों के लिए कितनी उम्मीदें जो है आने वाली सरकार जो है पूरा कर सकती है। दिल्ली हो या मुंबई या देश के अन्य बड़े महानगर, यहाँ जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में साफ है कि आने वाला दौर जैविक खेती का है। देश भर में नरेंद्र मोदी सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और इसके किसानों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। वजह है, किसानों को उनके जैविक उत्पाद की अच्छी कीमत मिल जाती है, तो उपभोक्ता को जैविक उत्पाद यानी किसान खेती बाड़ी की तकनीक में जैविक तौर तरीकों का सही इस्तेमाल करें तो उन्हें काफी मुनाफा होगा। इस मुनाफे के सौदे को दरियागंज के प्रगतिशील किसान प्रभु दयाल बहुत पहले ही भांप गए थे। उन्होंने करीब 24 साल पहले वर्मी कंपोस्ट का एक प्रोजेक्ट लगाया और बड़े पैमाने पर जैविक खाद तैयार करने लगे। आज वो देश के अलग अलग राज्यों में जैविक खाद की सप्लाई कर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उनके खाद की सप्लाई सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होती है। नमस्कार, मैं प्रभु दयाल, गांव दरियापुर कला, दिल्ली 39। ये मैंने अपना वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। ये जितनी भी वीडियोग्राफी वगैरह हो रही है, ये सभी कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा काम लगभग पिछले 24 साल से है और यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्टिंग कास्टिंग जो की जाती है, तो हम जो ये प्रोडक्ट होता है इसको पैकिंग वगैरह करा के फ़िल्टर करा के और किसानों के लिए ज़्यादातर मेरी 90% सप्लाई कश्मीर के लिए है। तो वहाँ पे अंदर मेरे बैग्स रखे हुए हैं, वो सामने कुछ बेड लगी हुई हैं, उसमें केचुआ पालन का जो बराबर चल रहा है। और ये सामने रेडी टू गो ये माल लगा हुआ है वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद में हम पैकिंग वगैरह कराएंगे और ऑर्डर मिलने के बाद में कश्मीर भेजेंगे। तो कश्मीर में ये सेब के बागानों में ज़्यादातर यूज़ होता है। वैसे तो बादाम, अखरोट, केसर, जितने भी वहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है फार्मर्स के, उनमें सब में यूज़ होता है और ज़्यादातर सप्लाई वहीं की है। मेरे पास में कंटिन्यू ऑर्डर आते हैं और आज भी ऑर्डर है मैं इन हैंड। तो मैं लगभग 50 से 100 गाड़ियों तक का जो माल है 18 टन एक गाड़ी में आता है, तो वो कश्मीर सप्लाई करता हूँ। मैं लगभग
50 लाख रुपए से ज़्यादा का काम एनुअली करता हूँ। अगर करना चाहे तो काम अच्छा है, लेकिन मेहनत का काम है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और किसान मैं समझता हूँ कि जहाँ तक है वो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, वो हर एक मौसम में काम करने के लायक होता है। किसान का काम तो हमेशा रोज़ाना ही मेहनत करना, रिस्क लेना, क्योंकि खेत में जाता है, स्नेक वगैरह सारी चीज़ें होती है, जब वो उनको फेस कर सकता है तो ये तो मेहनत का काम है, तो इसको भी इजीली फेस कर सकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई ये काम जो लोगों को पसंद आए और आगे बढ़े, मैं उनके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हूँ। रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग से कृषि भूमि अपनी उपज क्षमता निरंतर खो रही है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए जैविक खेती ही एकमात्र विकल्प है। जैविक खेती से जहां भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है, तो वहीं रासायनिक खाद पर निर्भरता न के बराबर होने से लागत में कमी आ जाती है और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। यही वजह है कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। साथ ही किसानों को गोबर रहित अवशेष, खरपतवार से खाद, कीटनाशक बनाना, जैविक खेती से जुड़े तमाम अवयवों से किसानों का परिचय कराया जा रहा है, ताकि वो जैविक खेती के लिए खुद को तैयार कर सकें। तो बाकी राज्यों की तरह राजधानी दिल्ली के किसान भी आगे बढ़ रहे हैं। किसान यात्रा में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में गांव किसान के बीच। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।